Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel Uncovering Chemistry. In the last lecture we have discussed about the mechanism of a reaction. हम mechanism कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स भी लेके बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम जब हमें रेट लो एक्सप्रेशन दिया जाता है तो रेट लो एक्सप्रेशन जो होगा वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, और स्लोवेस्ट स्टेप में जो स्पीसीज इंक्लूड होंगी वो रेट लो मैकेनिज्म में रेट लो एक्सप्रेशन में इंक्लूड होंगी, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, उन्हीं स्पीसीज़ को इंक्लूड करते हुए एक स्लो स्टेप डिफाइन करते हैं, और उसके बाद कोई ऐसी स्पीसीज़ हम बना सकते हैं जो प्रोडक्ट्स से रिलेवेंट हो, जो एक्चुअल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और इसके अलावा हम एक ऐसी स्पीसीज़ बनाते हैं जो नेक्स्ट स्टेप में जो फास्ट स्टेप होगा उसमें हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं रिएक्टेंट्स की तरफ रख के। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं आपको पहले ही, क्योंकि हमने इनको यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया है कि ऑर्डर जो होता है किसी रिएक्शन का वो एक्चुअल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जिनके ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, और वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा सकता है। जबकि मोलिकुलरिटी क्या है? मोलिकुलरिटी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, जो एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोलिकुलरिटी कहते हैं। ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी किसी रिएक्शन की जीरो या फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। ये मैंने आपको उस टाइम पे बताया था लास्ट लेक्चर में। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि हम मोलिकुलरिटी जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं, उनके लिए फाइंड आउट करते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। फोर्थ स्टेप जो हमने पढ़ा था वो हमने ऑर्डर में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, कि कंडीशंस को चेंज करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे NH3 का जो डिसोसिएशन था, आप लास्ट लेक्चर्स देखिए मेरे वीडियोस के, कि NH3 का डिसोसिएशन हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि लो प्रेशर पे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से HI का डिसोसिएशन गोल्ड सरफेस पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर आप गोल्ड सरफेस नहीं लेते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। यानी कि टेम्परेचर ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, जबकि मोलिकुलरिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक डिफरेंस है। ऑर्डर को सिर्फ एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जबकि मोलिकुलरिटी में हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ स्पीसीज इन द एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट की स्पीसीज हैं उनको ऐड करके हम मोलिकुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है जो CBSE में पूछ लिया जाता है कई बार, कि वाई द रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर वेरी रेयर। हायर ऑर्डर रिएक्शंस कम क्यों होती हैं? आपको मैक्सिमम रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की मिलेंगी। जैसे जैसे आप ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, रिएक्शंस यानी कि एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन कम होते जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो के एक वर्ड पे रिकॉल करवाना चाहूँगा। जब मैंने मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, और मैंने आपको उस टाइम भी ये बताया था कि ये वर्ड आगे जाके क्वेश्चन को सोल्व करने वाला है। तो वो क्वेश्चन जो है वो हमारा ये क्वेश्चन है कि वाई द रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर। हायर ऑर्डर की रिएक्शंस कम क्यों होती हैं? तो उसका कारण ये है कि साइमल्टेनियसली एक साथ कोलिजन, दो स्पीसीज में तो मोस्टली होता ही है, तीन में भी हो सकता है। मान लीजिए तीन अलग अलग स्पीसीज है, तीन में भी हो सकता है, 4 स्पीसीज में, 5 स्पीसीज में, 6 स्पीसीज में एक साथ कोलिजन जो होगा, कोलिजन होगा, कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। ये तो हो सकता है कि 3 स्पीसीज आपस में कोलाइड करके एक नई स्पीसीज बनाती हैं, फिर वो 4th स्पीसीज किसी नई स्पीसीज के साथ मतलब कोलाइड करेगी, लेकिन एक साथ जितने ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज की कोलिजन जो एक साथ हो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज देयर आर लेसर चांसेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। एक साथ कोलिजन के इतने नंबर ऑफ स्पीसीज, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज के साइमल्टेनियस कोलिजन के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। इसीलिए हायर ऑर्डर की रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। एक फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे। 4 KClO मॉलिक्यूल्स हैं, KClO3, जो KClO4 प्लस KCl में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर की है, ठीक है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इस पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जिन पे हमारा सारा चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम आगे मोस्टली न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन्हीं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड होंगे। इन्हीं की हेल्प से हम उन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। मैंने आपको ये बताया, अभी तक जो हमने रेट के बारे में पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, वो पढ़ा है उनकी डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में, कि रेट इज इक्वल टू
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम, इसके बारे में पढ़ा हमने डिफरेंशियल फॉर्म में। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। और डिफरेंशियल फॉर्म में हमें क्या करना होता है, मान लीजिए रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 0, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 1, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से हमने पढ़ा है। इनके लिए हमें रेट कांस्टेंट को निकालना, ऑर्डर को फाइंड आउट करना और रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना डिफरेंशियल फॉर्म में डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। तो टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, 5th मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। और उसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको। एक ग्राफ होता है, उस पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये था, ये रिएक्टेंट का ग्राफ था, आपको 5th मिनट पे देखना था ना, तो हमने यहाँ पे यूँ टेंजेंट ड्रॉ किया था, फिर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का ग्राफ लिया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसमें मतलब ग्राफिकल स्टडीज से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, एक्यूरेसी कम होती है और वो इनकन्वीनियंट होते हैं, आसानी नहीं होती उनको कैलकुलेट करने में। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को डिराइव किया है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कोई भी एक रिएक्टेंट है ए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि इस रिएक्शन का रेट ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और ये डिफरेंशियल फॉर्म थी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम dA/dt, ये हमने पढ़ाई था। इन दोनों इक्वेशंस, क्योंकि दोनों रेट को एक्सप्लेन करती हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्म है और ये हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन से पढ़ा है। डिफरेंशियल फॉर्म और रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, dA इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन होगा क्योंकि रिएक्टेंट के आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू kdt, dA इज इक्वल टू माइनस kdt, माइनस को इधर ले आया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन में हमारे पास ये आया dA, a आ गया kt प्लस i क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको मैथ्स में आप c भी लिख सकते हो, कांस्टेंट के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट को c से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। यहाँ क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि टाइम 0 है, अभी एक भी मिनट नहीं हुआ है रिएक्शन को स्टार्ट हुए, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कंसंट्रेशन ए की थी वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगी, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है यानी कि बिल्कुल भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी, ये जो ए है ना, ये टी टाइम पे कंसंट्रेशन है। और टी अगर 0 है, टी की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज रख दी, टी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू ए नोट। यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। इस आई को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास आएगा ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। ये इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो हम आगे ग्राफिकल स्टडीज़ करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए आ जाएगा और के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए नोट माइनस ए। ये जो इक्वेशन थर्ड है, इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगला टॉपिक इसी में आता है, हाफ टाइम। किसी भी रिएक्शन का हाफ टाइम क्या होता है, जब आप जितनी कंसंट्रेशन इनिशियल लेते हैं कितनी देर में वो उसकी आधी बच जाएगी, उसको हम हाफ टाइम कहते हैं। इट इज़ द टाइम पीरियड। हाफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड, तीनों एक ही चीज़ हैं। हाफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द टाइम पीरियड इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब जो आपने इनिशियल वैल्यू ली थी उसका आधा बच जाएगा। यानी मान लीजिए आप 1 मोल पर लीटर से शुरू करते हैं, तो कितनी देर के बाद वो कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर रह जाएगी। उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, या हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, हाफ टाइम कहते हैं। इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। द हाफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द टाइम पीरियड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। बची हुई कंसंट्रेशन कितनी होगी, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो आपने शुरू में ली थी उसका हाफ हो जाएगी। उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इसमें देखिए एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, जब टाइम पीरियड हाफ टाइम के इक्वल होगा तो अमाउंट ए, रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचेगा, जितना आपने इनिशियली लिया था उसका हाफ बचेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन थी k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए नोट माइनस ए, इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 अपॉन के। टी और k को इंटरचेंज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ किया है।
टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नोट माइनस ए। अगर टी इज इक्वल टू टी हाफ है, मतलब हाफ टाइम के बाद आप देखना चाहोगे तो ए कितना बचेगा, जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका हाफ बचेगा। यहाँ आपने वैल्यूज रख दी, टी को टी हाफ रख दिया, ए को ए नोट बाई 2 रख दिया। यहाँ से आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कैसे निकालते हैं आप, ए नोट बाई 2 के, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। ये एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 2 और के तो कांस्टेंट है, यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक स्टूडेंट किसी रिएक्शन को, जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, उसको 10 मोल पर लीटर से शुरू करता है और दूसरा 20 मोल पर लीटर से शुरू करता है, तो 10 वाले को 5 आने में कम टाइम लगेगा, और जिसने इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा के साथ शुरू किया था, 20 मोल्स के साथ शुरू किया था, उसको हाफ यानी कि 10 तक आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाफ लाइफ टाइम जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा लेंगे आप, शुरू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा लेंगे, तो उसकी हाफ वैल्यू तक आने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हमने यहाँ से लिया है। पहले ये देखिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट के, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ा लीजिए, रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरे में क्या है, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, ये इक्वेशन 2, तो ये Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और T के बीच में अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसका स्लोप जो है वो माइनस में है, यानी नेगेटिव स्लोप होगा। ये नेगेटिव स्लोप है, ग्राफ बिटवीन A एंड T फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने आपको अभी बताया नेगेटिव स्लोप है, K हो जाएगा स्लोप, और इसकी जो इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस है वो ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन देगा आपको। तीसरा जो है वो यहाँ से हमने ग्राफ बनाया है कि टी हाफ जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, तो ये टी हाफ और ये ए नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है। अब जो हम निकालेंगे, इसमें आपने क्या निकाल रखा है, इसमें हमने उसी इक्वेशन से T 100% निकाल रखा है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको 100% टाइम निकालना है, 100% रिएक्शन का मतलब जब सारी की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये एक्सप्रेशन था, T इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नोट माइनस ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने निकाला था। T इज इक्वल टू T 100%, यानी कि जब सारी की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो बची हुई कंसंट्रेशन ए कितनी होगी, जीरो, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ आप वैल्यूज रख लीजिए, T इज इक्वल टू T 100%, 1 अपॉन के ए नोट माइनस जीरो। ए क्या है, बची हुई कंसंट्रेशन है T टाइम के बाद, तो T 100% में बची हुई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो जीरो होगी, क्योंकि सारी की सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और एक्सप्रेशन क्या आएगा T 100% के लिए, ए नोट अपॉन के, दिस इज इक्वेशन फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ हम सेम उसी तरीके से डिराइव करेंगे कि रेट जो होगा वो डिफरेंशियल फॉर्म में डी ए अपॉन डी टी होगा, और रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से के ए टू पावर 1 बनेगा। यहाँ से आपने इसको रीअरेंज कर लिया, ए को नीचे ले आए, डी टी को इधर ले गए आप, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। 1 अपॉन ए डी ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो नेचुरल लॉग ए होता है, नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, यहाँ पे आई फिर से वो है इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो ए क्या होगा, बची हुई कंसंट्रेशन कितनी होगी, जितनी आपने शुरू में ली थी, क्योंकि रिएक्शन तो शुरू ही नहीं हुई है। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, एल एन ए नोट नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो, टी जीरो ले लिया था आपने, प्लस आई, यहाँ से आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ए नोट। इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नोट, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ मैंने ग्राफ दिखा रखा है। नेचुरल लॉग ए और टी के बीच में नेगेटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जो आपको इंटरसेप्ट जो है वो सी की वैल्यू आपको नेचुरल लॉग ए नोट दे देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन में रीअरेंज कर सकते हैं हम इसको, के टी को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, एल एन ए नोट माइनस एल एन ए, के टी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है वो लॉग ए प्लस लॉग ए अपॉन बी होता है, ये लिख रखा है मैंने, तो लॉग ए नोट अपॉन ए आ गया। नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस लॉग का बेस जो होता है वो ई होता है, जिसको आप नेचुरल लॉग कहते हैं, और जिसको सिंपली लॉग लिख देते हैं उसका बेस 10 होता है। तो नेचुरल लॉग को अगर आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ हमने
नेचुरल लॉग था, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो ln को हमने log log बेस 10 लिख दिया है। और यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी आपके पास, k = 2.303/t log ऑफ a0/a। इस चीज़ का मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिलवा रहा हूँ, ये जो है ये कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t है, क्योंकि यहाँ हम कन्फ्यूजन इसलिए आ जाते हैं कि ये जो a कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेड कंसंट्रेशन है या लेफ्ट कंसंट्रेशन है, बची हुई है या जो रिएक्ट हो चुकी वो है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इस तरीके की चीज़ दी जाएगी, t और a की कंसंट्रेशन 0 पे 10% पे ये अमाउंट रिएक्टेड दे दिया जाएगा आपको 10 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद। तो 10 मिनट्स के बाद मान लीजिए 15% अमाउंट रिएक्ट हो चुकी, अमाउंट रिएक्टेड है, अमाउंट रिएक्टेड। यहाँ पे 25% हो चुकी है, मान लीजिए 30 के बाद 35% हो चुकी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो अमाउंट लेफ्ट कितना बचेगा 100 में से, ये 85% बचा हुआ है, यहाँ 75% बचा हुआ है, यहाँ 65% बचा। आपको ये वैल्यूज लिखनी होंगी, ये नहीं। अगर आपको ये लिखनी है तो उसके लिए हम एक दूसरी इक्वेशन लेंगे, वो a0 - x हो जाएगा। फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट कॉल ऑल्सो बी रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ टाइम। यहाँ पे आपने t और k को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, 2.303। अगर आपको t निकालने के लिए बोला जाता है न्यूमेरिकल में k दिया हुआ होगा, और k के लिए बोला जाता है तो आपको t दिया हुआ होगा, a0/a। फिर से वही हाफ लाइफ टाइम के लिए एट t = t हाफ, a = a0/2। t हाफ जब होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बचेगा, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ आपने a की वैल्यू जो है वो a0/2 रख दी, log 2 हो जाएगा 2.303, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो इससे क्या आ जाएगा, t हाफ = 0.693/k। यहाँ इस इक्वेशन 4 से हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब 20 से 10 तक आने में ज़्यादा टाइम लगता है, 10 से 5 तक आने में टाइम कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन के फर्स्ट ऑर्डर अगर वो रिएक्शन है तो आप कितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ शुरू कर लीजिए, आपको हाफ तक पहुँचने में उतना ही टाइम लगेगा। 100 से 50 तक पहुँचने में, 50 से 25 तक पहुँचने में, 25 से 12.5 तक पहुँचने में, सब में क्या मिलेगा आपको, इक्वल टाइम लगेगा। आप इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यही मैंने लिखा है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ मैंने रेट के लिए बनाया था, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a2/1, k a2/1 था जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आता है। और उसके बाद t हाफ है, ये हमने अभी डिराइव किया कि इस पे a0 के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो a0 की वैल्यू आप कितनी भी ले लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके आगे जो है ये कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मैंने लेके आपको बताए हुए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।